सभी को नमस्ते स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उनका कितना योगदान होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जलवायु से क्या अभिप्राय है। तो लंबे समय की जो मौसमी दशाएं हैं उनकी विशेषताओं का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इसके लिए कम से कम 31 से 35 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है जलवायु के, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण के लिए। जो लंबे समय की जो मौसमी दशाएं हैं उनका की विशेषताओं का जो निरीक्षण करके जो योग निकाला जाता है, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु को औसत मौसम नहीं कहा जाता है, इसमें चरम मौसमी दशाओं का भी ध्यान रखा जाता है। यानी लंबे समय की जो मौसमी दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं हैं, उनकी विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है, उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उससे किसी स्थान की जलवायु का क्या होता है, निर्धारण होता है कि वो उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। तो भारत की सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जलवायु जो है, भारत का जो कर्क रेखा है भारत को वो तो भागों में बांटती है। तो जो दक्षिणी भारत है ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण इसमें उष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि जो उत्तर भारत है इसमें मुख्य रूप से उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन हमारा जो उत्तर भाग में जो हिमालय के विस्तार के कारण जो साइबेरिया से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसके कारण यहाँ भी जो है तापमान अधिक पाया जाता है। इसलिए जो भारत की जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है। इसके अतिरिक्त भारत के तीनों ओर जो भारत की जल रेखा इधर समुद्री विस्तार के कारण, जल के विस्तार के कारण यहाँ से जो है भारतीय मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जो है इन जो मानसून के प्रभाव के कारण जो भारतीय जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला है अक्षांशीय विस्तार। भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक उनमें सबसे पहला है अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हम पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये जो भाग है दक्षिण भाग, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के नजदीक है, इसलिए यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत जो उत्तरी भाग है यहाँ उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि इस क्षेत्र में जो है शीत ऋतु में तापमान कम पाया जाता है। सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण यहाँ जो है तापमान कम पाया जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण अगर हम देखें तो जो दक्षिण भाग है वहाँ उष्ण प्रकार की जलवायु, जबकि जो उत्तरी भाग है वहाँ उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा है हिमालय पर्वत। भारत में जो है उत्तर भारत में जो है पश्चिम से लेकर पूर्व में हिमालय पर्वत का विस्तार है। 3 श्रृंखलाओं के रूप में जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है, और हिमालय पर्वत जो है भारत की जलवायु को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव से, साइबेरिया से, मध्य एशिया से जो आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको क्या करता है, रोकता है, जिसके कारण जो है उत्तर भारत का तापमान अधिक बना रहता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में आती और उत्तर भारत का तापमान जो वर्तमान तापमान है इससे कम पाया जाता है। अधिक यानी उत्तर भारत
ज़्यादा ठंडा होता वर्तमान की बजाय। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का अगर दूसरा योगदान देखें तो ये भारतीय जो मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आगे बढ़ती है तो हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के पश्चात पवनें ऊपर उठती हैं और जो है पूरे जो है उत्तर भारत में वर्षा होती है। किसके कारण? हिमालय के कारण, क्योंकि हिमालयों के मार्ग में बाधा का काम करता है और पवनें ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है और संगमन होता है और वर्षा होती है। ये है हिमालय पर्वत का भारतीय जलवायु के निर्धारण में योगदान। अगर तीसरा देखें जल और स्थल का वितरण, जो हमारा दक्षिणी भाग है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर, यानी ये जो दक्षिणी भाग है तीनों से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ जो है ये तटवर्ती भाग है, यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। न तो अधिक तापमान गर्मी की ऋतु में न तो अधिक तापमान होता है और न सर्दी की ऋतु में तापमान कम होता है, या समुद्र के समकारी प्रभाव, जल के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत ये जो आंतरिक भाग है भारत का, जो उत्तरी भाग है, आंतरिक भाग है, ये समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण यहाँ जो विषम प्रकार की जलवायु, यानी कि शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ जो है सम जलवायु पाई। इसके विपरीत जो उत्तर भाग है यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। तो अगला जो कारक है जल और स्थल का वितरण हो गया। जो अगला कारक है वो है समुद्र तट से दूरी। जैसे जैसे हम जो हमारा दक्षिणी भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है। तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं समुद्र तट से दूरी, जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर जाते हैं तो जो समुद्र का जो समकारी प्रभाव है, जल का जो देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना, जो एक विशेषता है जल की, इसके प्रभाव से हम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। यानी आंतरिक भागों में जो है समुद्र के जल का जो है ये कहीं समकारी प्रभाव कम होता है आंतरिक भागों में, जबकि जो तटीय प्रदेश है यहाँ जो है चारों ओर जल का विस्तार होने के कारण इसका समकारी प्रभाव पड़ता है और यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। जबकि जो आंतरिक भाग है तट से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो विषम प्रकार की जलवायु बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जो अगला है वो है समुद्र तट से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। यानी जो ऊंचे भाग में वहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है, जबकि जो यानी कि जो ये कहें कि समुद्री तल पर जो भाग स्थित है, यानी जिनकी ऊंचाई कम है वहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, जबकि जो ऊंचाई पर जो भाग स्थित है वहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो दार्जिलिंग है वहाँ पर जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। जो अगला कारक है वो है उच्चावच। जो है उच्चावच भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। उच्चावच में अगर हम देखें तो है अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत का विस्तार है वो क्या है, जो हमारे अरब सागर से उठने वाली जो यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके क्या है, समानांतर है। इसलिए जो है पवनें इसके समानांतर जो है आगे बढ़ जाती है अरावली पर्वत के, जिसके कारण जो है राजस्थान में जो हमारा गुजरात के कुछ भागों में जो है वर्षा नहीं करती बल्कि इसके समानांतर आगे बढ़ जाती है। तो अरावली पर्वत जो पवनों के समानांतर होने के कारण जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। इसी प्रकार उच्चावच की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत जो उत्तर में स्थित है ये पवनों के मार्ग में बाधा का काम करता है, जिसके कारण संपूर्ण उत्तर भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, पवनें इसे टकराती है और ऊपर उठती है, वर्षा करती है। इसके विपरीत हमारा जो पश्चिमी तट है इसके पवना अभिमुखी ढाल पर इसकी जो है पवना अभिमुखी ढाल पर वर्षा होती है। इसके विपरीत जो विमुख ढाल है वो वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। यानी जो पश्चिमी ढाल है या पश्चिमी घाट है इसके जो है
पश्चिमी ढलानों पर ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि जो है इसके पूर्वी ढलानों पर जब हमने पश्चिमी घाट से नीचे उतरती है तो वो गर्म हो जाती है और शुष्क हो जाती है, उनमें नमी की मात्रा कम और वो क्षेत्र क्या रह जाता है, बर्फ की छाया करते रह जाता है। इसी प्रकार अगर हम उच्चांश की बात करें तो हमारे जो मेघालय में जो दूसरी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो जब मेघालय के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंदर पवन घुसने के पश्चात जब उनमें पवन प्रवेश करती है तो उसको मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है और वहाँ भी सबसे ज़्यादा वर्षा मौसम में होती है। ये था उच्चांश का प्रभाव भारतीय जलवायु पर। जो अगला है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो जेट प्रवाह का होता है। जेट प्रवाह का शीत ऋतु में मुख्य रूप से जो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास जेट प्रवाह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी जो जेट प्रवाह है वो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है। इस पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है जेट प्रवाह, और यह जो है भूमध्य सागर से और फारस की खाड़ी से भारत में चक्रवात लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जेट प्रवाह है, जेट प्रवाह की जो पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी जेट प्रवाह, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी जो पश्चिमी जेट प्रवाह है ये है भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में जो उठने वाले चक्रवात हैं उनको भारत में लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो हमारे उत्तर भारत में सर्दी की ऋतु में जनवरी और फरवरी में वर्षा करते हैं, जिसके कारण शीतलहर चलती है, जो है हिमपात होता है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो पश्चिमी जेट प्रवाह का होता है। और इसकी स्थिति लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है सर्दी की ऋतु में। इसके विपरीत गर्मी की ऋतु में यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहने लगता है, और इसकी दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। इस जेट प्रवाह की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसकी अब दिशा पश्चिम से क्या होती है, पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, सॉरी, जो है पश्चिमी जेट प्रवाह होती है, इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। जो पूर्वी जेट प्रवाह होता है इसकी दिशा होती है गर्मी की ऋतु में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होती है, और ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास जो है सक्रिय हो जाता है पश्चिम जेट प्रवाह गर्मी की ऋतु में। और यह जो है ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, जो हमारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट से टकराते हैं और भारी वर्षा करते हैं, उनको लाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है पूर्वी जेट प्रवाह का होता है, जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है सक्रिय होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो ये था जो है जेट प्रवाह का योगदान भारतीय जलवायु में। इसके अतिरिक्त जो अगला है एल नीनो समुद्री धारा का प्रभाव। जो एल नीनो समुद्री धारा है ये गर्म जल धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट से के सहारे बहती है। यह जो जल धारा है ये एल नीनो जो जल धारा है ये 7 से 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है बहने लगती है। यह मुख्य रूप से हेमोलाइट और जो पेरू की धारा है, जो ठंडी धारा है, उसका स्थान ले लेती है, और इसके कारण जब ये 7 से 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात जब बहने लगती है तो इसके कारण कई प्रकार की जो है मौसम संबंधी जो घटनाओं में परिवर्तन होता है। एक तो मानसून संबंधी, वायुदाब संबंधी और जो है वाष्पीकरण संबंधी जो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो है इससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। और ये देखा गया है कि 1987 में इसी के कारण जो है भारत में यानी एल नीनो के प्रभाव के कारण भारत में सूखा पड़ा था। और 1997 में एल नीनो के प्रभाव के कारण ही जो है सर्दी की ऋतु में तेज वर्षा हुई थी। जो अगला है दक्षिणी दोलन। जो दक्षिणी दोलन है
यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित है दक्षिणी दोलन। इसका मुख्य रूप से प्रभाव ये होता है कि जब हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है तो प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है, लेकिन जब प्रशांत महासागर में वायुदाब कम होता है तो हिंद महासागर में वायुदाब अधिक होता है। और जब हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है, जब भारतीय मानसून अच्छा रहता है, इसके विपरीत जब हिंद महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो भारतीय मानसून कमजोर होता है। तो इस प्रकार जो दक्षिणी दोलन का प्रभाव था भारतीय जलवायु पर, तो ये कारक थे प्रमुख भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें भारत का अक्षांशीय विस्तार, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, उच्चावच, ऊपरी वायु परिसंचरण, एल नीनो समुद्री धारा का प्रभाव और दक्षिणी दोलन, ये प्रमुख कारण थे जो भारतीय जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।